हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। नाम है जिसका डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के बिजनेस को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। देखो, अगर आप कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं समझते हो, तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। सिर्फ अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज एंड फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन चीज़ों को देखकर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको कंपनी का बिजनेस ही ठीक से नहीं पता होगा, कंपनी का विजन ही नहीं पता होगा ठीक से, एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स फ्यूचर में कैसी रह सकती है, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस को सबसे पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Data Patterns India Limited is one of the fastest growing companies in the defense and aerospace electronic sector in India। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। काफ़ी अच्छी बात है। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये जो कंपनी है ये डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड उनसे रिलेटेड सर्विसेज देने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अमंग द फ्यू वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, देख सकते हो ये जो कंपनी है ये डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, catering to the indigenously developed defense products industry. It is focused on in-house development and manufacturing facilities led by innovation and design and development efforts. It is in the business for over 35 years. तो दोस्तों 35 years से ये इस बिजनेस में है। It has supplied products catering to all the platforms which space, air, land and sea, including products for LCA Tejas, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस मिसाइल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये जो कंपनी है ये कुछ प्रोग्राम्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की है, लाइक LCA तेजस के लिए, फिर जो HL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए, फिर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी ने प्रोवाइड की है। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखो रडार्स, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, अदर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ब्रह्मोस प्रोग्राम, एवियोनिक्स, स्मॉल सैटेलाइट्स, ATE फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम्स, कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ यानी कि कोट्स। The company has developed 1000 plus building blocks that can be used on multiple end systems। तो दोस्तों ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मेंशन किए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज बताई जा रही है। ठीक है, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ब्रह्मोस प्रोग्राम, तो इन सभी चीज़ों के अंदर अलग अलग प्रकार की इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी सारे सेगमेंट्स के इनके प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कॉट्स, बोर्ड्स, ATE एंड टेस्ट सिस्टम्स, स्पेस सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, RF एंड माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कॉकपिट एंड रगेड डिस्प्लेज, रडार एंड रडार सब सिस्टम्स, आइडेंटिफाई, फ्रेंड एंड फो, एवियोनिक सिस्टम्स, लेजर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, पावर सप्लाई, नेवल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, और भी काफ़ी सारे देख सकते हो यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ठीक है, देखो ये सब जो सेगमेंट्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इनके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये जो कंपनी है ये बनाती है तीनों प्रकार की सेनाओं के लिए, लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, तो जो भी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक
प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी देती है अपनी। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कोड्स बोर्ड्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद एटीई एंड टेस्ट सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर देख सकते हो एवियोनिक्स सूट टेस्टर, ब्राह्मोस चेकआउट, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, गो नो गो टेस्टर्स, पावर मॉड्यूल टेस्टर। देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके इस सेगमेंट में, जो कि है एटीई एंड टेस्ट सिस्टम्स। उसके बाद स्पेस सिस्टम्स की बात करें तो इसमें देख सकते हो नैनो सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, मैन्युफैक्चर टू इसरो स्पेस स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके अलग अलग सेगमेंट में, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इमेजेस के माध्यम से भी थोड़ा समझ लो। देख सकते हो यहाँ पर कोड्स बोर्ड्स, फिर एटी एंड टेस्ट सिस्टम्स, यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट। एंड उसके बाद आरएफ एंड माइक्रोवेव, देख सकते हो यहाँ पर एस बैंड टीआर मॉड्यूल। ये सभी जो चीज़ें हैं वो डिफेंस सेक्टर के अंदर यूज किए जाते हैं। कोई आर्मी के द्वारा यूज की जाती है, तो कोई नेवी, तो कोई एयरफोर्स के द्वारा जो यूज किए जाते हैं लड़ाकू वाहन वगैरह, उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो रडार सिस्टम्स, ठीक है, तो वो भी ये कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। फिर यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, एवियोनिक सिस्टम्स, लेजर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, स्पेस सिस्टम्स। एंड उसके बाद आगे बढ़ें तो देख सकते हो यहाँ पर नेवल सिस्टम्स वगैरह भी है। एक चीज़ यहाँ पर देखो मेंशन करके चलेंगे, देखो अ नंबर ऑफ नेवल प्रोडक्ट्स हैव बीन डिजाइंड, क्वालिफाइड एंड डिलीवर्ड टू नेवल शिपयार्ड्स इंक्लूडिंग गार्डन शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड मजगांव डॉक लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो नेवल कंपनीज हैं, जो ये दोनों शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, उनको भी ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा चुकी है नेवल सिस्टम से रिलेटेड। काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, और भी यहाँ पर देख सकते हो हाई स्पीड प्रोसेसर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेविगेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। तो ये सारे बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये आइडिया मिल चुकी हुई कि क्या कंपनी काम करती है। सबसे पहले 3 फेज में ये कंपनी काम करती है, ये समझ कर चलो। फेज 1 के अंदर ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इक्विपमेंट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी R&D करती है। कंपनी जो है उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। प्रोडक्ट डेवलप हो जाने के बाद उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। ठीक है, एंड उसके बाद सर्विसेज देने का काम करती है, मतलब ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये कंपनी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके अलग अलग कंपनीज को देती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि HL वगैरह या फिर जो भी मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स इनको अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देती है। ठीक है, एंड उसके बाद भी कंपनी का काम होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, ये जो कंपनी है ये अपनी सर्विसेज भी देने का काम करती है। ठीक है, तो ये है इनका बिजनेस बेसिकली। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू स्प्लिट को डिस्कस करते हैं, जो कि FY24 के अकॉर्डिंग है। तो प्रोडक्शन के सेगमेंट से कंपनी की जो रेवेन्यू रही है FY24 में, ये 54% की रही है। डेवलपमेंट के सेगमेंट से 42% की रही है। सर्विस के सेगमेंट से 4% की रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला कि किसी प्रोडक्ट के अंदर कंपनी जो है ये R&D करती है, किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करती है, तो डेवलपमेंट के माध्यम से कंपनी की 42% की रेवेन्यू आती है। फिर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उनसे 54% की रेवेन्यू आती है, और सबसे कम यहाँ पर सर्विस के माध्यम से आता है, जो कि है 4% की। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q4 FY24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से 26% की रेवेन्यू रही है, रडार से 28%, एवियोनिक्स से 28%, एंड फिर FCS से 8%, अदर से 10%। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पैन्स अक्रॉस 2 लाख स्क्वायर फीट फैक्ट्री
built on 8.56 acres of land in चेन्नई। तो दोस्तों चेन्नई के अंदर कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 8.56 एकर्स लैंड में है, जिसमें अगर हम फैक्ट्री के साइज की बात करें तो 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है इनकी। इट हैज़ फैसिलिटीज फॉर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज्ड इन डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। तो इस फैसिलिटी के माध्यम से ये जो कंपनी है ये डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस के ऊपर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करती है। ठीक है। द फैसिलिटी हैज़ EMS असेंबली कैपेसिटी ऑफ 600 बोर्ड्स पर डे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस फैसिलिटी के EMS असेंबली कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है 600 बोर्ड्स पर डे। चलो काफ़ी अच्छी बात है। द कंपनी हैज़ 1130 एम्प्लॉयज विथ 700 प्लस क्वालिफाइड इंजीनियर्स एज ऑफ 31/3/2023। तो इस टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पर बताई जा रही है कि इतने एम्प्लॉयज हैं, अब कुछ बढ़ भी चुके होंगे। एंड यहाँ पर इंजीनियर्स की बात करें तो 700 प्लस क्वालिफाइड इंजीनियर्स बताई जा रही है। दे कमीशनड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन Q4 FY23। तो दोस्तों Q4 FY23 में कंपनी ने एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट किया है। ठीक है। इससे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं FY24 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। 9 प्रेसिजन अप्रोच रडार्स डिलीवर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर आर्मी एंड नेवी। ठीक है। तो रडार से रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली ये ऑर्डर मिली है आर्मी एंड नेवी के माध्यम से। एंड उसके बाद डिलीवर्ड COMINT and ELINT systems and self protection suits for land, mobile and fighter reconnaissance aircraft and aerostats। and उसके बाद developed systems for land, air and satellite platforms, designed and built micro satellites। तो ये सारे इनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लोगों के माध्यम से आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं। एंड क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं इनके ये गवर्नमेंट कंपनीज ही हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर यहाँ पर DRDO हो गया, HL हो गया, मझगांव डॉक्सी बिल्डर्स, इसरो हो गया। तो ये सारे कुछ पॉपुलर कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कस्टमर वाइज रेवेन्यू स्प्लिट Q4 FY24 के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो DRDO के माध्यम से इनकी जो रेवेन्यू रही है ये मेजर रेवेन्यू रही है 48% की। ठीक है। तो DRDO जो है इनका एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, सबसे बड़ा क्लाइंट है इनका। एंड उसके बाद ब्रह्मोस से 8%, एक्सपोर्ट से 9%, बेल से 3%, HL से 16% एंड उसके बाद अदर से 16%। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट ऑन GOI एंटिटीज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से समझना। द कंपनी रिलाइज हैविली ऑन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI एंड एसोसिएटेड एंटिटीज such as defense, public sector undertakings and government organizations involved in space research. It supplies products to prestigious defense projects in India such as LCA, HL through LUH and the BrahMos missile program. Approximately 45 to 50% of data patterns total sales come from contracts with GOI entities। अब दोस्तों देखो इस कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिस्क फैक्टर हम कहें या फिर नेगेटिव पॉइंट कहें तो वो ये है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एंटिटीज हैं और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि इनकी जो मेजर रेवेन्यू आती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटिटीज वगैरह के माध्यम से ही आती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% ऑफ डेटा पैटर्न्स टोटल सेल्स कम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ जीओआई एंटिटीज। तो दोस्तों इनकी जो टोटल सेल्स है उसमें से 50% की जो सेल्स होती है वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एंटिटीज हैं उनके माध्यम से। जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उसमें से 50% योगदान होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एंटिटीज का। कहने का मतलब ये है कि देखो डिपेंडेंसी यहाँ पर ये है कि सरकार जिस तरह से सपोर्ट करेगी इस सेक्टर को, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस प्रकार की होती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, उस प्रकार से जो डिफेंस पीएसयूज हैं उनको ऑर्डर्स मिलेंगे नए नए चीज़ों को बनाने के लिए। लाइक यहाँ पर एचएल का एग्जांपल फिर से लेना चाहेंगे कि अभी देखो एचएल के अंदर काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स के ऊपर काम चल रहा है, लाइक तेजस मार्क 2 एम का, फिर एलयूएच से रिलेटेड, टीडीबीएफ से रिलेटेड, एंड इसके अलावा मझगांव डॉक से रिलेटेड बात करें तो काफ़ी सारे सबमरीन्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जिस प्रकार की होती है उस प्रकार के काम मिलते हैं इन कंपनीज को। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उनको भी उसी प्रकार के काम मिलते हैं। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सपोर्ट करती है डिफेंस सेक्टर को तो इन कंपनीज को डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलेंगे, और इनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उन इक्विपमेंट्स के लिए इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटिटीज लाइक एचएल हो गया, मझगांव डॉक, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे एंटिटीज हैं, या फिर यहाँ पर हम बेल की बात करें, बीडीएल की बात करें, तो इनको ऑर्डर्स पहले मिलेंगे और ये जो बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी उनके लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिलेगी डिफेंस पीएसयूज की तरफ से या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिस्क बताई जा रही है। ठीक है, जो मेजर रेवेन्यू इनका आता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट के एंटिटीज के माध्यम से ही आती है, ये समझ कर चलना है। एंड जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस कंपनी ने काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई भी किए हैं प्रेस्टिजियस डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक एलसीए, एचएल थ्रू, एलयूएच एंड ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझकर चलना है, ये एक बड़ी रिस्क है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑर्डर बुक को डिस्कस करते हैं। तो देखो एज ऑफ FY24 कंपनीज ऑर्डर बुक स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ मानकर चलते हैं, जिसमें देखो 45% कंसिस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो इसमें से 45% जो ऑर्डर इनको मिली है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मिली है, 51% जो ऑर्डर मिली है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड मिली है, एंड 4% फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो मेजर है, एंड उसके बाद है प्रोडक्शन से रिलेटेड, एंड उसके बाद सबसे कम है सर्विसेज से रिलेटेड, एंड उसके बाद देखो 64% ऑफ द ऑर्डर बुक इज फॉर रडार्स एंड 21% फॉर एवियोनिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी की, इसमें से जो मेजर ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को ये रडार सिस्टम के लिए मिले 64%, एंड उसके बाद 21% एवियोनिक्स से रिलेटेड। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंपनी को ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कैपेक्स एंड फोकस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। देखो द कंपनी इज प्लानिंग टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 200 crores on new technology and product development like micro satellites. RS 124 crore invested on capex in last 5 years. ठीक है, लास्ट 5 years में ये कैपेक्स कंपनी कर चुकी है 124 करोड़ की, एंड आगे चलकर कंपनी स्पेंड करने वाली है 200 करोड़
न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, लाइक माइक्रो सैटेलाइट्स के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग फॉर कैपेक्स ऑफ मोर देन 150 करोड़ ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये कैपेक्स की प्लानिंग है मोर देन 150 करोड़ की अगले 2 सालों के लिए। चलो बढ़िया है। फोकस, तो देखो कंपनी की फोकस क्या है। द कंपनी इज एमिंग और रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 25% प्लस फॉर FY 25 to 27। तो दोस्तों कंपनी ये एम करके चल रही है कि FY 25 to 27 के बीच कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 25% से प्लस की रहनी चाहिए, ठीक है। तो एम काफ़ी अच्छी है कंपनी की। तो दोस्तों अभी हमने कंपनी के बिजनेस को काफ़ी डीपली एनालाइज किया है। अभी आई थिंक आप लोगों को कंपनी के बिजनेस एंड सेक्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ठीक है। तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, डिमांड्स भी इनकी डेफिनेटली आगे चलकर रहने वाली है। डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। लेकिन डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या है ये आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, डिमांड्स भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे चलकर कैसी रहती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है 12,936 करोड़ की, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 68.6 की, इंडस्ट्री पी 60.5 की। तो इंडस्ट्री पी से थोड़ी सी ही ज़्यादा है स्टॉक की पी, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। पीज रेशियो की बात करें तो 0.79 है, चलो ठीक है। उसके बाद ROC 19.7%, बढ़िया है। ROE 14.3%, ये थोड़ा सा और बेटर होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। एंड उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 42.4%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 2311, 52 वीक हाई 3655 और लो है 1735 की। बुक वैल्यू 237 रुपये की। डेप्ट है 3.5 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0 है, चलो बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एंड डेप्ट भी कंपनी के अंदर कुछ खास नहीं है। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया है, 52.2 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। तो हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानकर ही चलेंगे। एंड उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.27%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, EPS है 33.7 रुपये की। तो ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ना ही एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा और ना ही लो है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम PE रेशियो एंड PG रेशियो के अकॉर्डिंग समझें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हम फेयर मानकर चल सकते हैं इन रेशियोज के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं। सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सेल्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ हुई है, देख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हुई है। 311 करोड़, 453 करोड़, 520 करोड़ और फिर TTM में 534 करोड़, चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था, OPM के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएसन है, ठीक है। देखो यहाँ पर 45%, फिर यहाँ पर 38% घटकर हो गई, फिर यहाँ पर 43% और 43%। OPM अगर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते चली जाती है किसी भी कंपनी की तो वहाँ पर यह माना जाता है कि कंपनी जो है अपनी मार्जिन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हुए चल रही है, ठीक है। तो मार्जिन अगर बढ़िया होगा तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट जो कंपनी की होती है उसके अंदर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 94 करोड़, 124 करोड़, फिर 182 करोड़ और फिर 189 करोड़, चलो बढ़िया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर EPS की भी बात करें तो EPS भी कंपनी की लगातार बढ़ रही है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट में है और बढ़िया परसेंटेज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो बढ़िया है।
अगर हम स्पेशली टीटीएम की बात करें तो ये थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर हम पास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये और भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है, डबल डिजिट के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर की डेटा अवेलेबल है जो कि कुछ खास नहीं है, 11% यहाँ पर है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, एवरेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिजर्व की बात करें तो देखो कैश रिजर्व कंपनी की लगातार बढ़ रही है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 206 करोड़, 564 करोड़, फिर 1156 करोड़ और फिर फिलहाल है 1313 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी मामूली सी है, ओनली 4 करोड़ की है, तो चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। और फिलहाल कंपनी के पास 1692 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी टाइम से स्टेबल हमें देखने को मिल रही है, जो कि है 42.41% पर। ठीक है, एंड उसके बाद एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर लगातार खरीदारी हो रही है। एंड फिलहाल है 14.95% की होल्डिंग एफआईआईज की। डीआईएच की बात की जाए तो डीआईएच के अंदर यहाँ पर देखो खरीदारी तो हुई थी, 9.15% से बढ़कर 11.58% हो गई। एंड उसके बाद इस बार की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग घट चुकी है, 8.52% हो चुकी है डीआईएच की होल्डिंग। अब यहाँ पर हम पब्लिक को डिस्कस करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ये ध्यान में रखकर चलना है। पहले तो और भी ज़्यादा था, यहाँ पर देख सकते हो 41.71% थी, लेकिन फिर यहाँ पर लगभग 10% जो होल्डिंग है ये ट्रिम हुई पब्लिक के द्वारा और 31.44% हो गई। तो खरीदने वाला यहाँ पर कौन था, देख सकते हो एफआईआईज एंड डीआईएच। एंड उसके बाद इस बार फिर से खरीदारी हुई है और होल्डिंग हो चुकी है पब्लिक की 34.12%। अभी भी ये जो होल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो डीआईएच ने यहाँ पर बेचा और यहाँ पर खरीदारी हुआ है थोड़ी सी यहाँ पर एफआईआईज के द्वारा, एंड ज़्यादातर यहाँ पर खरीदारी हुए हैं पब्लिक के द्वारा। अब देखो पब्लिक के अंदर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी पब्लिक के अंदर इंक्लूड हैं। और ओवरऑल यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, एफआईआईज एंड डीआईएच की होल्डिंग भी अभी भी बढ़िया देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग 15% और 8.5%, चलो बढ़िया है ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो दोस्तों अभी हमने कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। अब देखो अगर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद इस कंपनी के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट लग रही है तो एक चीज़ ध्यान में रखकर चलना है कि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट जाकर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी खुद की भी स्टडी कुछ करनी ज़रूरी है। खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस अगर होती है तो ट्रस्ट हमारा बनता है किसी भी कंपनी के अंदर, और तब जाकर हम उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। तो इसलिए खुद की स्टडी भी ज़रूरी है, तब जाकर आपको विश्वास बनेगा किसी स्टॉक के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल से रिलेटेड कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार सपोर्ट जरूर से ले लेना है। ठीक है, अब चलो टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। अभी देखो ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है, जो कि है 2247 की। एंड अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 36-37% की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए, अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, तो फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर करके चल सकते हैं।
अगर कंपनी पसंद है तो बल्क में बाइंग करने से बचना है, ठीक है। एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं लगा देना है, छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो जाए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपने सारा का सारा पैसा उसी एक स्टॉक के अंदर डाल दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये जो कंपनी है ये हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उस हिसाब से सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना समझदारी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो देखो, अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी ये 2000 की, एंड उसके बाद रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए ये 2400 की, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, डेटा पैटर्न्स स्टॉक से रिलेटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो होती है उनकी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करती है। एंड हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एंड रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड्स के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप अभी सिर्फ और सिर्फ लगभग 13,000 करोड़ की है। तो अभी मानकर चलो, अगर यहाँ पर हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए चली जाती है और इनकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ से 26,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो भी ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो भी ये कंपनी स्मॉल कैप ही रहेगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 100% के बन जाएंगे। हमारे 1,00,000 2,00,000 इजिली हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि मार्केट कैप अगर 50,000 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो किस प्रकार के रिटर्न्स बन सकते हैं, 1,00,000 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो किस प्रकार के रिटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझकर ही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।